गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइबर टू फैब्रिक में हमने सबसे पहले देखा था कि किस किस तरीके के फ़ाइबर्स हो सकते हैं। उसमें मैन मेड फ़ाइबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल फ़ाइबर्स भी हो सकते हैं। फिर थोड़ा सा हमने इस बारे में बात करी थी कि मैन मेड फ़ाइबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है नेचुरल फ़ाइबर्स अवेलेबल ना हो, और हो सकता है जो प्रोसेस हो फाइबर टू फैब्रिक का वो थोड़ा सा मुश्किल हो अगर नेचुरल फाइबर्स का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी इस तरह के रीजंस को देख के मैन मेड फाइबर्स को रिकमेंड किया जाता है, और वो थोड़ा सा सस्ता भी होता है। ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि मैन मेड फाइबर्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हमने कॉटन के बारे में स्टार्ट किया था, और फिर कॉटन के बारे में हमने एक फ़न फैक्ट भी जाना था कि कॉटन जो है सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाने वाला इंडस्ट्रियल क्रॉप होता है एक्चुअली। उसके बाद हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे कॉटन के बारे में। हमने ये भी जाना था कि एक्चुअली जितने भी तरीके के पेड़ पौधे हो सकते हैं सभी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फाइबर्स दिख सकते हैं। अब वो बात अलग है कि हर तरह के फ़ाइबर्स को हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, हर तरह के फ़ाइबर्स का यूज़ हम फैब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट करने में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉटन टॉपिक ही चल रहा है, उसी टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अगला पॉइंट ये है कॉटन बॉल्स क्या होते हैं। हमने ये भी देखा था कि कॉटन्स कहाँ कहाँ पे कैसे क्लाइमेट चाहिए होता है कल्टीवेट करने के लिए, क्लाइमेट कैसे चाहिए होता है, कैसे सॉइल चाहिए होता है। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट में हमारे इंडिया के कौन कौन से पार्ट में इसको कल्टीवेट किया जाता है वो भी हमने देखा था। और ब्रीफली वो नॉलेज आपको ये याद रखना होगा वैसे कि जीके के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कॉटन को कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, कौन कौन से स्टेट में, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन दे सकता है कि एक क्वेश्चन दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पूछा गया कि इनमें से इन चारों में से कौन से स्टेट में कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है, तो उसमें हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो। अगर मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन है ये, तो उसमें एक से ज़्यादा आंसर्स भी सही हो सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ में याद करते हुए चलना है। ठीक है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही होगा, आपके फर्दर एजुकेशन के लिए, आपके आगे आगे आने वाली क्लासेस में, हायर एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो कॉटन बॉल्स के बारे में कह रहा है, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइज ऑफ वॉलनट विच आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो जो कॉटन प्लांट होता है उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो वॉलनट जो होता है, अखरोट के ही साइज़ का होता है, गोल सा होता है। ठीक है, इसी फ्रूट को क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑन मैचुरेशन कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर्स। अब ये जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर फाइबर्स अभी जो एक तरीके से ट्रैप्ड है। तो जैसे ही ये मैच्योर होगा ये फ्रूट, वैसे ही ये इसका जो ऊपर वाला कोटिंग होगा ये बर्स्ट ओपन करेगा, ये फटेगा, और फटने के बाद इसमें से जो फाइबर्स हैं वो एक्सपोज होंगे और बाहर निकलेंगे, और वो वाइट कलर के होंगे। ठीक है, वो तो आप देख के आपके घरों में अगर कॉटन बॉल्स वगैरह रखे रहते होंगे तो आप उसी से बता सकते हो कि ये सारे के सारे जो कॉटन होते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं। तो आप फिर पूछोगे कि फिर जो शर्ट होते हैं कॉटन वगैरह वाले, तो वो उनका कलर डिफरेंट कैसे होता है। तो उसका आंसर ये है कि वो डिफरेंट कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि उन कॉटन थ्रेड्स को डाई किया जाता है, उसके ऊपर जो है कलर वगैरह डाला जाता है। ठीक है, तो वो परमानेंट कलर होते हैं, उस कलर की वजह से उस पर्टिकुलर फाइबर का कलर चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डाई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ, तो आप जब अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं ख़रीदते हो तो उस कपड़े को जब पानी में डालोगे तो वो कपड़े का कलर छूटने लगता है, पानी का कलर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसी से आपको पता चल जाता है कि डाई जो इसमें यूज़ किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो डाई अगर अच्छी क्वालिटी का होता तो वो शर्ट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन फाइबर्स ड्राई इन द सनलाइट दे बिकम फ्लफी।
तो फाइबर्स जो होते हैं ये अगर सनलाइट में ड्राई होते हैं, सूखते हैं, तो ये थोड़े से ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपके घर में जो पिलो वगैरह रखा रहता है जिसमें कॉटन वगैरह डाला हुआ है, तो आपने कई बार देखा होगा, ख़ास करके मम्मी कई बार छत पे डाल देती हैं पिलो को, जब ज़्यादा ही दब चुका हुआ होगा तो उसको छत पे डालने में क्या होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो एयर कैप्चर्ड एयर था वो थोड़ा सा अब ज़्यादा हो जाएगा रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉटन के बीच में पहले मॉइस्चर ज़्यादा हो गया होगा, या हो सकता हो आप जो है उसके ऊपर सिर रखते होगे, सिर रखने की वजह से उनके बीच में जो गैप था फाइबर्स के बीच में, वो गैप शायद ख़त्म हो गया हो प्रेशर की वजह से। अब धूप जैसी पाता है तो वो जो है थोड़ा सा फ्लफ़ी होने लगता है, वो अपने आप को फ्री करने लगता है, सारे रे से अलग होने लगते हैं। आगे कह रहा है कि कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। तो ये तो ऊपर के पॉइंट से ही क्लियर था कि कॉटन फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम। कॉटन बॉल्स जो ये कॉटन के फ्रूट्स होते हैं, ये जब मैच्योर होते हैं तो ये फट जाते हैं, इसका जो ऊपर वाला लेयर होता है ये फटता है और इसके अंदर से वाइट कलर के फाइबर्स निकलते हैं। उन्हीं वाइट कलर के फाइबर्स को क्या बोलते हैं, कॉटन फाइबर्स। आगे बढ़ते हैं, गिनिंग। अब जब कॉटन फाइबर्स जब बाहर निकल जाता है कॉटन बॉल्स में से, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा कपड़ा बनाने का प्रोसेस है। तो कपड़े बनाने का प्रोसेस में सेकंड स्टेप होता है गिनिंग प्रोसेस। गिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सीड्स फ्रॉम कॉटन आर पुल्ड आउट बाई स्टील कॉम्स इज़ कॉल्ड गिनिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोहे की या स्टील की कंघी यूज़ की जाती है। कंघी यूज़ करके क्या करते हैं कि कॉटन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सेपरेट किया जाता है किस चीज़ से, उसके सीड्स से। तो जब मैंने पहले बात करी थी कि जो कॉटन जो फ्रूट था कॉटन का, जब वो बस्ट ओपन कर रहा है तो उसके अंदर सीड्स भी थे। फाइबर्स तो थे ही कॉटन के, साथ में कॉटन के सीड्स भी थे, तो वो सीड्स उस फाइबर में चिपके हुए हो सकते हैं। तो सारा का सारा कॉटन फाइबर इकट्ठा किया, उसमें ढेर सारे सीड्स होंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं कि ये जो स्टील की कंघी होती है, स्टील की कंघी से जो सीड्स होते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं ये फाइबर्स से। तो जो भी अपनी तरफ ये खींच रहा है, ये जो आदमी काम कर रहा है, गिनिंग प्रोसेस ऐसे ही करके होता है। ये जो आदमी काम कर रहा है, ये कंघी, ये जो स्टील की कंघी है, इसका यूज़ कर रहा है और अपनी तरफ ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन के जो फाइबर है उसको करेगा, और जो ये छोड़ देगा, जो रेसिड्यू बचेगा वो क्या होगा, सीड्स वो शायद लेफ़्ट साइड में, इधर ही साइड में रह जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरखा आपने हर जगह देखा होगा, यहाँ तक कि जो नोट होते हैं, पैसे जो रुपए के नोट्स होते हैं, उसमें भी कई बार आपको ये चरखा दिख जाता है। गांधी जी का चरखा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चरखा का काम क्या है, चरखा इज़ ए मशीन ऑन विच यार्न वॉज स्पन डायरेक्टली फ्रॉम गिनिंग कॉटन इन ओल्डन डेज। तो क्या हुआ कि जब गिनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो फाइबर्स होते हैं इनको डायरेक्टली चरखे पे रखते हैं और चरखे को घुमाने लगते हैं। चरखे को घुमाने से क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटरट्वाइन होने लगते हैं, एक दूसरे में मिलने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रोल करने लगते हैं। ये मान लो ये एक फाइबर है और एक दूसरा फाइबर होगा, ये एक दूसरे के साथ ऐसे रोल करने लगेगा, ये तीसरा, ऐसे करके ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो ये थोड़ा सा थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो यार्न ऐसे करके स्पन किया था। अब इसका एग्जांपल ऐसे भी तो ले सकते हो, आप अपने घर पे रुई लो, कॉटन का थोड़ा सा पार्ट लो, जो भी कॉटन बॉल वगैरह होगा उसको, उसमें थोड़ा सा कॉटन निकाल लो और उसको हाथ पे रखो और हाथ को रब करना स्टार्ट कर दो, तो कुछ देर में वो एक पतले थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस ये चरखा भी किया करता था पुराने समय में। आज के टाइम में तो चरखे का यूज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। आज के टाइम में भी वैसे खादी के कपड़े आते हैं तो शायद उसको चरखे पे बनाया जाता होगा, लेकिन उनको जो चरखे पे बनाया जाता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा
ह्यूमन वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर जहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगेगा तो उसका दाम वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। अगर मशीन ने इसको बनाया होता तो मशीन ने जल्दी से बना दिया होता, उससे लेबर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं लगता, तो उसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो यही रीज़न है कि जो खादी के कपड़े होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। आगे बेल्स के बारे में क्या कह रहा है? गिंड कॉटन इज़ कंप्रेस्ड टाइटली इनटू बंडल्स वेइंग अप्रॉक्सीमेटली 200 kg कॉल्ड बेल्स। अब जो गिंड जो फाइबर्स होंगे उनको डायरेक्टली हम इंडस्ट्री में नहीं भेजेंगे यान वगैरह बनाने के लिए। उसको पहले क्या करेंगे, इकट्ठा करके एक जगह पे लॉट्स तैयार करते हैं। ठीक है, एक जगह पे ढेर सारा जब फाइबर तैयार एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 200 किलो के आसपास हो जाएगा, तो उसको इकट्ठे हम बेल्स बोलते हैं एक साथ में। ओके, एक साथ में इतना सारा 200 किलो हुआ, उसको मैंने इंडस्ट्री वगैरह में भेज दिया। अब मान लो एक 2-2 किलो अगर कोई इंडस्ट्री में, बड़ी सी इंडस्ट्री में भेजो आप, जो इंडस्ट्री करोड़ों रुपए खर्च करके इतनी बड़ी सी इंडस्ट्री बनाई है उन्होंने, और उसमें 1-2 किलो का तुम सामान पहुंचा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो जो है उससे उनका फ़ायदा नहीं होगा जो इंडस्ट्री चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए ढेर सारा फाइबर यूज़ किया जाता है वहाँ पे भेजने के लिए। स्लाइवर के बारे में क्या कह रहा है? रॉ कॉटन फ्रॉम बेल्स इज़ क्लीन्ड, combed and straightened and finally converted into ropes like strands called slivers। तो क्या हुआ कि अभी तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ था, गिनिंग प्रोसेस हुआ था। गिनिंग प्रोसेस के बाद उन सारे फाइबर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया था 200 किलो के लॉट में। ठीक है, फिर उसके बाद उस कॉटन को क्या करेंगे, उसको वापस से साफ़ किया जाता है, फिर वापस से उसको कॉम किया जाता है, उसमें कंघी करी जाती है, फिर उसको वापस से स्ट्रेटन किया जाता है, उसको सीधा किया। कई बार होता है कि हो सकता है ऐसे शेप में हो, कई बार हो सकता है यहीं पे ऐसे मुड़ा हुआ हो, तो उसको सीधा पहले किया जाता है। फिर उसके बाद फाइनली कन्वर्टेड इनटू रोप्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्लाइवर। तो जब पूरा सीधा हो जाता है फिर उसको जो है रोप में कन्वर्ट किसी मशीन के थ्रू किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, स्लाइवर बोलते हैं। ठीक है, इस रोप लाइक स्ट्रैंड्स को स्लाइवर बोलते हैं। अ स्लाइवर ऑफ कॉटन इज़ अ लूज स्ट्रैंड और रोप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो ये याद रखना है, स्लाइवर जो होते हैं वो कॉटन फाइबर्स का ही बना हुआ होगा, किसी और मटेरियल का होगा तो उसको हम स्लाइवर नहीं बोलेंगे। ये मेरे ख्याल से बुक में नहीं दिया हुआ है, तो फिर भी आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।